Good morning, students. In our last class, we have studied about the convection, right? Convection is the method of heat flow which generally happens in liquid and gases, right? लिक्विड और गैसेस में जो हीट का फ्लो होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है, राइट? एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड कि लिक्विड्स में किस तरह से जो हीट है वो फ्लो होती है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, है ना, जो हमने वाटर वाला एग्जांपल लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट गैसेस में जो कन्वेक्शन है वो किस तरह से होता है, राइट? सो गैसेस एक्सपांड मच मोर देन लिक्विड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, है ना. सब्सटेंसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है, और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? एक्सपांड होना मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना. तो जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है मतलब फैल जाता है, और जब हम किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब कि सिकुड़ जाता है, राइट? So the gases expand much more than liquid for the same rise in temperature. और अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उससे जो राइज है, जो गैसेस का एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स का एक्सपांशन. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ी सी हीट इंक्रीज़ करूं तो उसमें जो हीट का जो लिक्विड का एक्सपांशन होगा वो कम होगा, लेकिन उतनी ही राइज इन टेम्परेचर में जो गैसेस का एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट? दस द कन्वेक्शन अकर्स मोर रैपिडली इन गैसेस देन इन लिक्विड्स. इसलिए ये जो कन्वेक्शन है वो बहुत रैपिडली होती है गैसेस में rather than liquids में, right? The greater change in the densities of heated gases creates faster and strong convection current in gases. The greater change in the density of heated gases, और जैसे जैसे हम गैसेस को हीट करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती जाती है, राइट? और जिसके कारण जो फास्टर और स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शन करंट इन द गैसेस, जिसके कारण जो कन्वेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता जाता है, राइट? आपको पता है कि जो हॉट गैसेस होती हैं वो लाइट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड गैसेस. तो जैसे जैसे गैस गर्म होती जाती है तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और जिसके कारण ये जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होती जाती है इन गैसेस एज़ कम्पेयर टू इन लिक्विड. कन्वेक्शन करंट इन एटमॉस्फेयर ब्रिंग अबाउट वेदर चेंज. और जो वेदर्स चेंज होते हैं, है ना, जैसे विंटर, समर, रेनी, ये जो वेदर चेंज होता है, ठंड होता है, कभी गर्मी होती है, तो ये जो वेदर का चेंज होता है वो भी किसके कारण होता है? कन्वेक्शन करंट के कारण ही होता है ना. द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस. लैंड के ऊपर जो हॉट एयर होती है वो हाई लेवल पे जाती है. दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय कूलर एंड डेंसर एयर अबोव द वाटर इन द सी. और जिसको रिप्लेस कौन कर देता है? कूलर और डेंसर एयर. आपको पता भी मैंने बताया कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर एयर, राइट? तो जैसे जैसे एयर हॉट होती जाती है वैसे वैसे वो ऊपर जाती है, और जो कोल्डर एयर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे आती जाती है क्योंकि वो भारी होती है, राइट? दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज. और उसके कारण क्या होता है? सी ब्रीज होता है, राइट? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, कूलर एयर सिंक. जो कूलर एयर है वो नीचे की तरफ आती है. सिंकिंग एयर स्प्रेड अलोंग द सरफेस. अब ये जो नीचे आई वो पूरी जगह स्प्रेड हो जाएगी, है ना, और जब वो स्प्रेड हो जाती है और लैंड के कांटेक्ट में आती है तो वो वार्म हो जाती है ना, क्योंकि गर्म हो जाती है, और फिर जब वो गर्म हो जाती है तो वो फिर से ऊपर चली जाती है, राइट? और इन दिस वे, और ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है और फिर से वो नीचे आ जाती है. तो इन दिस वे ये जो गैसेस हैं वो
उन पे कन्वेक्शन करंट जो है वो फ्लो होता रहता है बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और इसी तरह से ये जो सी ब्रीज है वो वर्क करता है, राइट। नाउ it is the movement of heat energy through the air in the form of invisible rays. हीट एनर्जी का मूवमेंट एयर में इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेज। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम हीट को देख सकते हैं क्या? नहीं। हीट जो है दैट इज़ इनविजिबल, और एयर में जो होती है हीट प्रेजेंट होती है बट दैट इज़ invisible. We cannot see that heat in the air. The heat energy from the sun reaches us by the radiation in the form of electromagnetic waves. और आपको पता है कि सन से निकलने वाली जो रेज होती हैं वो हम तक रेडिएशन की प्रोसेस, रेडिएशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेडिएशन की प्रोसेस से अर्थ तक पहुंचती हैं। किस फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। और उन वेव्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सन से जो रेज निकलती हैं वो हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, एंड दैट वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एट नाइट द रिवर्स प्रोसेस अकर, और नाइट में क्या होता है? इसी की रिवर्स प्रोसेस अकर होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि द लैंड कूल्स फास्टर देन सी, जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, राइट, एज कम्पेयर टू द सी। तो क्या होता है? द वार्मर एयर अबोव द सी राइजेस फास्टर देन द एयर अबोव द लैंड। और उस केस में क्या होगा कि सी के ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा जल्दी ऊपर चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू द लैंड के सरफेस, लैंड के ऊपर वाली एयर। और इस तरीके से ये जो साइकिल है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, है ना। नाइट के समय में जो प्रोसेस है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है। Warmer air above the sea rises faster than the air above the land. Cooler air from the shore replaces this. This results in land breeze. और इसके कारण क्या होता है? लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज किसके कारण होता है? डे टाइम में। और नाइट टाइम में क्या होता है? लैंड ब्रीज। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जस्ट उल्टी हो गई है ना। यहाँ पे ऐसे चल रही थी और अब ये साइकिल जस्ट रिवर्स हो गई है और इस तरीके से चल रही है। तो डे टाइम में क्या होता है? सी ब्रीज, और नाइट टाइम में क्या होता है? लैंड ब्रीज, राइट। क्यों? क्योंकि डे टाइम में जो लैंड के ऊपर की एयर है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, बट नाइट टाइम में जो सी के ऊपर की लेयर है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इन डे टाइम वी गेट द सी ब्रीज, while in night time we get the land breeze. Now houses and buildings are kept well ventilated by making house of convection, use of convection current. हमारे घरों में वेंटिलेशन होता है ना। वेंटिलेशन का मतलब क्या? जो एयर है उसको बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रॉपर जगह देते हैं, राइट। विंडोज़ बनाते हैं घरों में, रोशनदान बनाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है? जो एयर का वेंटिलेशन है वो सही रहता है, जिससे हमारी जो हाउस का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हीट emitted from our body warms the surrounding air. Warm air rises and escape through the ventilation holes located at the height from the floor near the roof, while the fresh air which is cooler enter through the windows of the opening near the फ्लोर। देख, अभी मैंने आपको जो बताया वही चीज़ होती है। हमारी बॉडी से जो एयर निकलती है दैट इज़ वार्म, है ना। और जो वार्म एयर होती है वो आपको पता है लाइट होती है। तो जब वो लाइट होती है तो वो ऊपर चली जाती है, और इसीलिए हम ऊपर जो रोशनदान बनाते हैं उसकी हेल्प से वो जो एयर है वो बाहर चली जाती है रूम से। और आपको पता है कि जो नॉर्मल एयर है दैट इज़ लाइट, तो ऊपर से जो नॉर्मल एयर है वो नीचे आती है। तो इस तरह से हमारे रूम का जो वेंटिलेशन है वो मेंटेन रहता है, और हॉट एयर बाहर चली जाती है रूम से और कोल्ड एयर अंदर आ जाती है रूम के, राइट। इफ़ अ हाउस इज़ ऑन फायर, शुड यू क्रॉल आउट और वॉक आउट ऑफ द स्मूथ रूम? वाई? स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर किसी हाउस में फायर लग जाती है
तो आप क्या करेंगे, विल यू क्रॉल, मतलब क्या आप रेंगते हुए बाहर आ जाएंगे या फिर आप सिंपली वॉक करते हुए बाहर आएंगे। तो आप यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट सेक्शन कि व्हाट वुड यू डू एंड व्हाई वुड यू डू। ओके, आप क्रॉल करोगे या फिर सिंपली वॉक करके बाहर आने की कोशिश करोगे। तो व्हाट विल बी योर आंसर एंड व्हाई दैट विल बी योर आंसर, दैट यू हैव टू आंसर मी इन द comment section. Okay, now students, the next topic that we are going to see now is radiation. तो अभी तक हमने हीट फ्लो के दो तरीके पढ़े, that is conduction and convection. Now अब हम पढ़ने वाले हैं the third way of heat flow, that is radiation, and this is the last way by which the heat get transferred from one body to another body. तो हमने पढ़ा कंडक्शन में, सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, है ना, और जिसके लिए हमको जो सब्सटेंस है उसका मोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हमने पढ़ा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, राइट। द लास्ट वन इज़ रेडिएशन that we will see. Both conduction and convection require matter to transfer heat. कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को ही हीट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। रेडिएशन इज़ अ फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिलाई अपॉन एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट। रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना है हीट ट्रांसफ़र का जो किसी सोर्स या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किसी भी सोर्स के बिना ही हो सकता है, राइट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेज। एयर में जब हीट ट्रांसफ़र होती है इनविजिबल रेस के फॉर्म में, ठीक है, एयर से जब हीट ट्रांसफ़र होती है इनविजिबल रेस के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। हमको पता है कि सन से जो रेज आती हैं हम तक उसमें हीट एनर्जी होती है, राइट। और वो जो हीट एनर्जी है वो हम तक कैसे आती है, एयर के मीडियम से, इन द फॉर्म ऑफ रेज, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। जब हीट एनर्जी रेस के फॉर्म में एयर में ट्रैवल करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन, राइट। नाउ यू कैन ईजिली फील द हीट ऑन योर हैंड इवन दो यू आर नॉट टचिंग द हॉट आयरन। स्टूडेंट्स, अगर हम आयरन कर रहे हैं, मतलब प्रेस कर रहे हैं, और वो प्रेस गर्म है, राइट, तो अगर हम उस प्रेस के पास, उस गर्म प्रेस के पास अपना हाथ लेकर जाएंगे, उसको टच नहीं करना है हमको, उसके थोड़े से पास में लेकर जाना है, तो हमको थोड़ा हॉट महसूस होता है, राइट, थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, द हॉट आयरन emit infrared radiations which warm the hand। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट आयरन है, जो हॉट प्रेस है, वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को इमिट करती हैं, है ना, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करती हैं। और जब हम हमारा हाथ उस आयरन के पास लेकर जाते हैं तो वो रेडिएशंस हमारे हाथों पर पड़ती हैं और इसके कारण हमको कुछ हीट सेंसेशन होता है, राइट। द रेट एट विच an object radiates or absorb heat by radiation depends on its temperature and nature of its surface। कोई बॉडी कितनी हीट को रेडिएट करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, उस बॉडी के टेम्परेचर पे और उसकी सरफेस के नेचर पे, कि उसकी जो सरफेस है वो किस शेप में है, किस साइज़ में है। इन सब चीज़, मतलब रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है ना, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेडिएशंस को इमिट करेगा और उसका टेम्परेचर कितना होगा, राइट। डल ब्लैक एंड रफ सरफेसेस आर द बेस्ट रेडिएटर्स एंड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो डल ब्लैक और रफ सरफेसेस होती हैं वो बेस्ट रेडिएटर और एब्जॉर्बर होती हैं हीट एनर्जी की, राइट। आपको पता है कि हम समर सीज़न में ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं,
क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है हीट का। तो अगर हम समर सीज़न में ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो हमको ज़्यादा गर्मी लगेगी, राइट? इसलिए हम ब्लैक कलर के कपड़े समर्स में नहीं पहनते हैं। सो जो ब्लैक कलर होता है दैट इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ हीट। Shiny, silvery and smooth surfaces are the poorest conductor and poorest radiator and poorest absorber of heat. जो shiny surfaces होती हैं, आपको पता है हम सोलर कुकर में मिरर्स लगाते हैं, है ना? तो वो मिरर्स हम क्यों लगाते हैं? सो दैट वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें और उसको एब्जॉर्ब नहीं करें, है ना? तो जो शाइनी और स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो पुअरेस्ट कंडक्टर, पुअरेस्ट रेडिएटर और पुअरेस्ट इमिटर होती हैं, एब्जॉर्बर होती हैं हीट की। इसका मतलब जो ब्लैक सरफेसेस होंगी, डल सरफेसेस होंगी, वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और जो शाइनी सिल्वरी सरफेसेस होंगी वो हीट को सबसे कम एब्जॉर्ब करेंगी और सबसे कम रेडिएट करेंगी। और रेडिएट करने का मतलब क्या? एयर के मीडियम से हीट को रेस के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना, राइट? फ्यूल स्टोरेज टैंक्स हैव शाइनी सिल्वरी एंड स्मूथ सरफेस टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन सो एज टू कीप देयर कंटेंट कूल। जो फ्यूल स्टोरेज टैंक होते हैं, है ना, ऐसे टैंक्स जिसमें हम फ्यूल्स को स्टोर करते हैं, उनके जो टैंक होते हैं वो कैसे होते हैं? शाइनी, सिल्वरी और स्मूथ होते हैं। क्यों? ताकि वो रेडिएशन को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकें और जब वो रेडिएशंस को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनके अंदर की जो सब्सटेंस है वो कूल रहता है ना? जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वो गर्म नहीं होंगे और जब वो गर्म नहीं होंगे तो उनके अंदर का जो कंटेंट है वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, राइट? लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर वॉर्न इन हॉट समर्स। ये अभी जो मैंने आपको बताया कि हम समर्स में ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल रहे, राइट? बिल्डिंग्स फेसिंग द ईस्ट एंड वेस्ट आर यूजुअली फिटेड विथ शाइनी सिल्वरी ग्लास वॉल्स। ऐसी बिल्डिंग्स जो कि ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जो फेस करती हैं उसमें हम जनरली शाइनी सिल्वरी ग्लास वॉल्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में जो सन की रेडिएशंस हैं वो सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, राइट? और जब वो सबसे ज़्यादा पड़ती हैं तो ऐसे घर जो ईस्ट और वेस्ट में फेस करते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, राइट? तो इसलिए उनको गर्म होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टर्स, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर्स लगा देते हैं सो दैट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और जो रूम का टेम्परेचर है या घरों का टेम्परेचर है वो कम रहे, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मस फ्लास्क। आपको पता है कि ऐसे फ्लास्क होते हैं कुछ जिसमें अगर हम गर्म पानी भरते हैं तो वो गर्म ही रहता है और ठंडा पानी भरते हैं तो वो ठंडा ही रहता है ना? तो वो ऐसा क्यों होता है और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो फ्लास्क, वो हम देखते हैं, राइट? द थर्मस फ्लास्क और अ वैक्यूम फ्लास्क कीप थिंग्स close to their original temperature by reducing the transfer of heat by conduction, convection and radiation। जो फ्लास्क होते हैं वो ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर ही रखते हैं। कैसे ओरिजिनल टेम्परेचर पर ही रखते हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर के हीट के फ़्लो को रोकते हैं, राइट? तो जब किसी बॉडी में से हीट का फ़्लो ही नहीं होगा तो वो जिस टेम्परेचर पे है वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, राइट? मतलब अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा और गर्म है तो गर्म ही रहेगा। A thermos flask is made up of glass which is a poor conductor of heat। जो थर्मस फ्लास्क होते हैं वो ग्लास के बनाए जाते हैं, मतलब कांच के बनाए जाते हैं और कांच क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का। द शाइनी सिल्वर्ड एंड स्मूथ ग्लास वॉल रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन। और ये जो ग्लास वॉल्स होती हैं वो हीट के ट्रांसफ़र को रोकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और जब हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा रेडिएशन के फॉर्म में या किसी भी तरीके से तो जो टेम्परेचर है उसके अंदर के सब्सटेंस का वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट? द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल प्रिवेंट हीट
transfer by conduction and convection as well as both processes requires a medium, right? जो वॉल्स होती हैं थर्मस फ्लास्क की, उनके बीच में वैक्यूम होता है, और वो जो वैक्यूम होता है वो हीट के ट्रांसफ़र को रोकता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और हीट के फ्लो को रोकने का मतलब क्या, कि जो जिस टेम्परेचर पे आपने उसके अंदर लिक्विड भरा है उसका टेम्परेचर वही रहेगा। The cork or plastic stopper is a poor conductor of heat and prevent the hot loss of heat by convection and evaporation in the air above the surface of the लिक्विड। और आपको पता है कि जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके ऊपर एक कॉक लगाई जाती है या प्लास्टिक का एक स्टॉपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक का जो स्टॉपर, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, और जब वो पुअर कंडक्टर है हीट का तो वो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देगा, और जो टेम्परेचर है उसके अंदर का वो उसको कांस्टेंट रखेगा, राइट। तो इस तरीके से जो वॉल्स होती हैं और जो कॉक होता है वो सभी चीज़ें इस तरीके से बनाई जाती हैं थर्मस फ्लास्क की, कि वो अपने अंदर से हीट के ट्रांसफ़र को रोक सके, और इस तरह से जो अंदर हमने सब्सटेंस भरा है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो। अगर वो ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, और गर्म है तो गर्म ही रहेगा, राइट। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपके जो फ्लास्क होते हैं ना, जो थर्मस होते हैं जिसके अंदर हम चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी चीज़ भरते हैं, तो वो ठंडी की ठंडी रहती हैं और गर्म वाली गर्म ही रहती हैं, क्योंकि उनमें से हीट का फ्लो नहीं होता है, राइट। So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.